हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल में बम्पर वैकेंसी आई है और आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या अभी आप कम तैयारी कर रहे हैं, आपने तैयारी करना शुरू नहीं किया है, तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आई है और हर डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में। मैं आपको बताऊंगा इसकी लास्ट डेट क्या है, पे लेवल क्या है, अलग अलग पे लेवल पर निकली है। और इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जो दिव्यांग भाई है, उनको फॉर्म फिल कैसे करना है, उनको जो अपनी सब कैटेगरी फिल करनी है वो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, वरना आपका फॉर्म जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इसमें अपीयरिंग वाले डाल सकते हैं, अपीयरिंग वालों की लास्ट डेट, मतलब उनको अपीयरिंग में कब तक मांगा गया है और क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी फीस क्या है, सिलेबस क्या है और क्वालिफाइंग नेचर क्या है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ में। और इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं, जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत है, उस स्क्राइबर के लिए इसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या इसमें बताया गया है, मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा। बस आप मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी लास्ट डेट और कब से भरना ये शुरू हुआ है। अगर हम देखें डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये 24/6/2024 से शुरू हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 24/7/2024 यानी 24 जून से शुरू हुआ है और 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, यानी पूरा एक महीना है आपके पास में। आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करिए, टाइम से पहले फॉर्म को फिल कर दीजिए। पूरा प्रोसेस आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगली वीडियो जो बनाऊंगा, कि किस तरीके से आपको इसका फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है उसकी 24/7 हो गई, रात के 11 बजे तक। इसके अलावा अगर फीस जो सबमिट होनी है वो 25 जुलाई 2024 तक है। और इसके अलावा जो विंडो ओपन होगी करेक्शन फॉर्म के लिए वो 10/8/2024 से 11/8/2024 के बीच में ओपन होगी। और जो टेंटेटिव शेड्यूल है एग्ज़ाम डेट का, टायर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो सितंबर-अक्टूबर 2024 में। और जो टायर 2 है वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी सीबीटी होगा, तो ये भी दिसंबर 2024 में होगा। चलिए अब देख लेते हैं और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें की है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, देखते हैं हम पे लेवल क्या क्या है। तो मैं आपको पोस्ट वाइज बताता हूँ जल्दी, आप बाकी इसको देख लीजिए। पे लेवल 7 यानी आपकी इसमें सैलरी रहेगी 44,900 से 1,42,400 के बीच में। और इसमें जो पोस्ट है उसमें असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, ये सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस, ये ग्रुप बी की है। और इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। और ऑफिस असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर AFHQ। और इसके अलावा असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा असिस्टेंट या असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT, ये ग्रुप C की है। और इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ये CBIC। इनकी सबकी जो पे लेवल है वो 7 है और 44,900 इसकी सैलरी है। इसके अलावा और भी है इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर पोस्ट और इंस्पेक्टर, ये सारी जो है ग्रुप B की पोस्ट है। और इनका मैंने पे लेवल आपको बता दिया। अब पे लेवल 6 की बात करते हैं, जिसमें 35,400 आपकी सैलरी रहेगी और मैक्सिमम जो रहेगी वो 1,12,400 के आसपास रहेगी। इसमें भी असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC के अंतर्गत। और रिसर्च असिस्टेंट, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के अंतर्गत है। और इसके अलावा डिविजनल अकाउंटेंट और सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, ये सारी है। और इसके अलावा पे लेवल 5, जिसमें 29,200 से 92,300 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। इसमें सब जैसे ऑडिटर, ये ऑफिस अंडर के अंदर आएंगे ऑडिटर, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑडिटरों की और अकाउंटेंट की है। इसके अलावा पे लेवल 4 में, जिसमें 25,500 से आपकी सैलरी रहेगी 81,100 है ना। और इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और अपर डिवीज़न क्लर्क, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस और मिनिस्ट्री अदर दैन CSCS कैडर्स के अंतर्गत आएगी, ये ग्रुप C की वैकेंसी है। और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, ये CBDT के अंतर्गत। और टैक्स असिस्टेंट CBIC के अंतर्गत। और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये सब वैकेंसी है, अलग अलग पे लेवल पे मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसमें और इंपॉर्टेंट क्या लिखा है। ये एक नोट लिखा है कि द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट एंड वंस अ पोस्ट इज अलॉटेड नो चेंज ऑफ पोस्ट विल बी मेड। मतलब इसका मतलब ये लिखा है कि आपने जो पोस्ट एक बार चूज़ कर ली है ना, और आप अगर उस पोस्ट को क्लियर कर लेते हैं, आप उस पोस्ट पे अप्लाई करते हैं और उसी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। और जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और उस समय पे आपने अगर पूरा जो उसमें क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा गया है, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पाए उतने टाइम, तो आपकी जो वरीयता है, जो आपकी जॉब है,
वो ख़तरे में पड़ सकती है। आपकी जो उम्मीदवारी है उसको वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा, किसी और पोस्ट के लिए आपको नहीं लिया जाएगा। यही सब बातें इस नोटिस में यहाँ पर लिखी हुई है। और वैकेंसी अगर हम देखें, वैकेंसी कितनी है रिजर्वेशन, तो अभी में जो वैकेंसी है वो 17,727 वैकेंसी है। पोस्ट जो है अभी 17,727 पोस्ट है। और अभी इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। इसके अलावा रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, जो SC ST OBC PWD का जो रिजर्वेशन होता है उसी हिसाब से रहेगा। ठीक, इसके अलावा जो इसमें आगे बताया गया है कि कैंडिडेट जो है वो इंडिया का होना चाहिए या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान। इसके अलावा इसमें आगे दिया है कि हाँ, एज लिमिट जो आपकी है वो 1/8/2024 तक वो की जाएगी, जो लिमिट होती है ना, जितनी मांगी गई है। किसी में 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30, 27, ये सब इसमें यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख लेना। और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC PWD, उनका दिया गया है कि SC ST को 5 वर्ष का, OBC को 3 वर्ष का, PWD अनरिजर्व वालों को 10 वर्ष का, PWD OBC 13 वर्ष और PWD SC ST 15 वर्ष और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 वर्ष का है। और इसमें के अलावा जो डिफेंस वगैरह है उसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो रिजर्वेशन होता है उसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें इसमें दिया है कि डेट ऑफ बर्थ जो फिल्ड करनी है पेपर, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए, वो आपको बिल्कुल जो मैट्रिक की आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है उसी के हिसाब से फिल करना है। उससे ज़रा सा भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक, और इसके अलावा इसमें आगे दिया है कि इसके अलावा दोस्तों अब हम इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए वो 1/8/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी 1 अगस्त तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जो बच्चे अपीयरिंग में हैं और वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो उनका रिजल्ट है वो रिजल्ट उनका 1/8/2024 तक हर हाल में आ जाना चाहिए, यही उनकी लास्ट डेट है। ठीक है, अगर इसके बाद में 1/8/2024 के बाद में रिजल्ट आएगा तो फिर वो अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। अपीयरिंग वाले तभी भर सकते हैं जब उनको पता हो कि उनका रिजल्ट 1/8/2024 से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो जूनियर हम देख लेते हैं कि इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसमें बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। इसमें सिर्फ 60% मांगा गया है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जॉब है। इसके अलावा इसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल पर स्टैटिक होना चाहिए बैचलर में, अगर आपके 60% नहीं है तो। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट मस्ट हैव studied statics as a subject in all the 3 years और all the 6 semester of the graduation course। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं कि जो रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंतर्गत निकली है रिसर्च असिस्टेंट की, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। उसमें बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आपका BA BCom BSc कुछ भी जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया हो वो होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास में मिनिमम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, और डिग्री इन लॉ में डिग्री होनी चाहिए या ह्यूमन राइट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है और इन 2 पोस्टों के अलावा और जितनी भी पोस्ट है इसमें जो मैंने आपको ऊपर बताई थी उसमें सब में आपको बस केवल बैचलर डिग्री ही चाहिए। बात यह है कि कट ऑफ डेट जो है वो 1/8/2024 है। उससे पहले की आपकी कोई भी डिग्री हो, BCom BSc जो भी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे किया हो और आपके कितने भी % मार्क्स हो, मतलब आप बस सिर्फ केवल पास होने चाहिए। मायने नहीं करता कि आपका 50% हो या 60% हो, बस आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपने BA BCom LLB कुछ भी किया हो या साइंस से, मतलब किसी भी स्ट्रीम से किया हो, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। शर्त यही है कि 1/8/2024 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। दोस्तों अब आप देख लीजिए कि आपकी फ़ीस कितनी लगनी है, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितनी लगनी है। फ़ी पेबल जो है वो 100 रुपये, ठीक 100 रुपये लगने हैं ओनली। और इसके अलावा जो वोमेंस कैंडिडेट है और जो शेड्यूल कास्ट यानी SC से जुड़े हुए कैंडिडेट मतलब वोमेन किसी भी कैटेगरी की हो, SC हो, ST हो, PWD हो, और जो PWD में कैटेगरी में आते हैं उनको कोई फ़ीस सबमिट नहीं करनी है। उनकी फ़ीस जो है वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी की महिला और PWD कैंडिडेट को आप समझ लीजिए कि किसी भी कैटेगरी की महिला हो और PWD कैंडिडेट, उन सबको फ़ीस जो है वो सबमिट नहीं करनी है। बाकी को 100 रुपये सबमिट करने हैं। और आप फीस भीम UPI नेट बैंकिंग या किसी भी वीज़ा मास्टर कार्ड मोस्ट्रो या रुपे डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। आपकी जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 25/7/2024 है। इसके लिए आपकी करेक्शन के लिए विंडो कब ओपन होगी मैंने बता दिया है, 10/8/2024 से 11/8/2024 के बीच में।
और इसके अलावा आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेंगे ये आप ये मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप देख लीजिए या इनकी साइट से भी डाउनलोड कर लीजिए। जैसे अगर हम बिहार और यूपी की बात करें तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ पर ये पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर कर्नाटक वगैरह की बात करें तो बेलगवी, बेंगलुरु, ये सब आप अपने अपने ज़िले के हिसाब से, अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप देख लीजिए। अगर नॉर्थन रीजनल दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सब अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिए। देख लेते हैं दोस्तों कि आपका इसमें सिलेबस क्या रहेगा टायर 1 और टायर 2 का। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम हो गए, पहले प्री और मेंस। जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तब आपका मेंस होगा। तो प्री यानी टायर 1 जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या रहेगा, आप इसको आराम से देखिए और समझिए। सबसे पहले आपका जो होगा इसमें जो टायर 1 होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ और इंग्लिश कम्प्रीहेंसन, इन सब के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। कितने? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी 25, जनरल अवेयरनेस के 25, मैथ के 25 और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी पूरे जो ये क्वेश्चन हो गए 100 और टोटल जो मार्क्स हो गए वो 200। और जो इसमें आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो लोग स्क्राइबर यूज़ करेंगे ब्लाइंड या हैंडीकैप में, जो भी जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत है, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, तो आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन चारों के, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, मैथ और इंग्लिश के। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो आपके मार्क्स हुए 200। ठीक है, इसके अलावा आपका जब ये क्लियर हो जाएगा इसके बाद, और हाँ, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.50। ठीक है, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 0.50 मार्क्स। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका काट लिया जाएगा। इसके अलावा जो इसका टायर 2 होगा, जब मेंस होगा आपका, तो वो अलग अलग सेशन में होगा। मतलब एक दिन में 2 पेपर हो गए उसके, और पेपर 1 और पेपर 2 उसका अलग अलग होगा। जैसे पेपर 1 में उसके सेक्शन 1 अगर देखें तो वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। और सेशन 1, उस सेशन 1 में भी सेक्शन 1 होगा जिसमें मैथ आएगा और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस आएगा। तो जो मैथ आएगा वो भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और जो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस आएंगे वो भी 30 क्वेश्चन के आएंगे। तो 30 और 30 हुए ये 60, और 60 अब हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 60 × 3 180 मार्क्स का होगा। और वही इसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा। यह होने के बाद इसका जो सेक्शन 2 ओपन होगा फिर उसी दिन, उसी में फिर उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 45 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस आएगा 25 नंबर का। तो 45 और 25 टोटल क्वेश्चन हुए 70, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी आपके मार्क्स हुए 210। और ये भी 1 घंटे में कंप्लीट करना होगा 70 क्वेश्चन। इसके बाद में आपका आएगा सेक्शन 3 ओपन होगा। और सेक्शन 3 में आपको कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 60 मार्क्स हो गए। और इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेगी। ठीक, और फिर उसके बाद में आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, और उसमें आपको एक पैरा दिया जाएगा और उस पैरा को टाइप करना होगा। ठीक है, वो स्पीड टेस्ट होगा आपका। और जिन लोगों ने उसके स्टैटिस्टिक पोस्ट के लिए आवेदन किया होगा उनको 100 मार्क्स का दूसरा पेपर होगा उनका। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए है जो स्टैटिस्टिक वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, और इसे आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, इसमें जो आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, जो आपका वो टेस्ट होगा स्पीड टेस्ट, वो तो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा ही। आपको मिनिमम कितने % लाना है जब भी आप मेरिट में आप आएंगे। तो इसमें UR के लिए जो टायर 1 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 थे, उसमें जो UR है उनके लिए 30%, OBC EWS 25%, और बाकी और सब कैटेगरी 20%। और इसके अलावा जो टायर 2 में आपका पेपर 1 है और सेक्शन 3, इसमें UR को 20% और OBC ES को 25%, बाकी सब कैटेगरी को 30% लाना ही होगा। दोस्तों, फॉर्म फिल करते समय आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में फिल करिए, वरना अगर आप कैटेगरी चेंज कर देंगे उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन के समय आपकी जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप OBC के हैं और OBC में फिल किया है, और OBC में फिल करने के बाद में आप जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा होगा डॉक्यूमेंटेशन, और आप OBC का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं, तो आपकी जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये साफ साफ शब्दों में यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको भी ध्यान से मेरी बात सुननी चाहिए, और उनको समझना चाहिए कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। उनको पैनिक नहीं होना चाहिए और तुरंत परेशान नहीं होना चाहिए। फॉर्म को बहुत आराम से भरवाना चाहिए, किसी पर साइबर कैफे पे जाके, या अगर अपने आप से भी फिल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से भरना चाहिए। PWD कैटेगरी के अंतर्गत जैसे आप सेलेक्ट करेंगे कि जब उसमें ऑप्शन आएगा कि क्या आप PWD है, तो उसमें आएगा यस,
नो, तो आप जैसे यस करेंगे तो उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी है आपकी, OH है या HI है या VH है, जो भी आप है तो उसको सेलेक्ट करके, उसको सेलेक्ट करने के बाद में आपसे सब कैटेगरी पूछी जाएगी। यानी अगर मान लीजिए किसी ने VI के लिए किया तो उसमें फिर सब कैटेगरी में आएगा B और LV, मतलब आप पूर्ण रूप से ब्लाइंड है या लो विजन है, तो आपको उसमें से करना पड़ेगा। अगर आपने किसी ने किया OH तो आपसे फिर कई सारी सब कैटेगरी पूछी जाएगी कि OA है, OA मतलब वन आर्म एक हाथ से परेशानी है, या OL मतलब एक पैर से परेशानी है, या BL बोथ लेग यानी दोनों पैरों में परेशानी है। तो इस तरीके की जो सब कैटेगरी आती है उसको भी बहुत आराम से बहुत ध्यान से फिल करिएगा। अगर ज़रा सा भी गलत हो गया, मतलब कोई मान लीजिए दोनों पैरों से विकलांग है और उसने OH फिल किया और फिर BL करने के बजाय, दोनों पैरों से करने के बजाय उसने OA भी अगर कर दिया है तो भी उसका उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ये सब बातें इसमें साफ साफ लिखी हुई है। इसके अलावा वो अभ्यर्थी जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत है और वो अपना स्क्राइबर ले जाना चाहते हैं, या जो इनको सेंटर पे स्क्राइबर मिलेगा जो मतलब आयोग की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, वो इस बात का फॉर्म भरते हुए ही उनको मेंशन करना होगा कि आप अपना ले जाना चाहते हैं या आपको वहाँ से जो राइटर मिलेगा उसी को रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैंडिडेट की वो स्क्राइबर की ज़रूरत है तो आपको स्क्राइबर बिल्कुल मिलेगा, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और इसमें लिखा है इन केस ऑफ रिमेनिंग कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी PWD प्रोवाइडेड स्क्राइबर विल बी प्रोवाइडेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफिकेट एट द, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप स्क्राइबर की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके वो जो PWD वाला सर्टिफिकेट है वो सब दिखाना होगा। और इसमें उसके लिए भी लिखा हुआ है जिसका 40% से कम है, अगर वो भी लेना चाहते हैं तो उनके लिए इनके साइट पे एक फॉर्मेट है, इस PDF में भी वो दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए, वो भर के आपको ले जाना पड़ेगा। और जिनको फैसिलिटी ऑफ स्क्राइबर पैसेज रीडर विल बी प्रोवाइडेड टू द PWD कैंडिडेट ओनली इफ़ ही हैव, हाँ तो इसमें ये सब बातें लिखी गई है। आगे इसमें लिखा गया है कि वो कैंडिडेट जो अपना स्क्राइबर लाना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको फिल करना है और उसको वहाँ पर स्क्राइबर की डिटेल वगैरह भर के ले जाना है। इसके अलावा इसमें यह भी दिया हुआ है कि जो अपना स्क्राइबर लेकर जाएंगे वो स्क्राइबर आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है, आपकी क्वालिफिकेशन से मतलब जिस क्वालिफिकेशन पे ये हो रहा है एग्ज़ाम, उससे एक स्टेप कम होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपका राइटर आप लेकर जा रहे हैं उस राइटर ने इन पोस्ट में अप्लाई ना किया हो, मतलब उसने ये जो वैकेंसी निकली है इन वैकेंसी के लिए अप्लाई ना किया हो। अगर ऐसा पाया गया कि उसने भी अप्लाई किया है और आपका पेपर दे रहा है, आपने भी अप्लाई किया है, तो इस स्थिति में आपकी और आपके राइटर की दोनों की जो वरीयता है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और अगर ये पाया जाता है कि आपका जो राइटर है वो आपकी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा है तो इस स्थिति में भी आपकी जो उम्मीदवारी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सब बातें इसमें अच्छे से लिखी हुई है और बाकी आपको 20 मिनट तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ही, ये सब बातें लिखी हुई है। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत तो है लेकिन वो स्क्राइबर नहीं ले रहे हैं तो उनको भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ये भी सब इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा इसका पैरा नंबर 13.8.10.6 पे लिखा हुआ है कि जो PWD OH कैंडिडेट है और वो मतलब वो जो स्पीड टेस्ट हो रहा है, जब आपका एग्ज़ाम होगा और आपका स्पीड टेस्ट होगा तो अगर आप वो नहीं देना चाहते हैं, मतलब आप उसको देने में एलिजिबल नहीं हैं, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप उसके लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको फिल करना होगा और वहाँ आयोग को वो फॉर्म जमा करना होगा। और बाकी इसके अलावा सभी को ये स्पीड टेस्ट देना होगा। और जो ब्लाइंड कैंडिडेट है जिन्होंने स्क्राइबर लिया है उसके लिए इसमें दिया है कि जब उनका स्पीड टेस्ट होगा तो उनको एक रीडर दिया जाएगा और 5 मिनट और एक्स्ट्रा दी जाएगी, ठीक है। और जो OH कैंडिडेट है वो अगर नहीं देना चाहते हैं तो वो केवल उन्हीं पोस्ट के लिए नहीं दे पाएंगे जिसके लिए स्पीड टेस्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसके लिए मैंडेटरी है, या आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसके लिए मैंडेटरी है स्पीड टेस्ट देना ही है उसमें तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप एलिजिबल नहीं है टेस्ट देने में तो फिर आपको उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, दूसरी पोस्ट के लिए ही अप्लाई करिए जिसमें आप फॉर्म भर के जमा कर दें आयोग को और आपको टेस्ट ना देना पड़े। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आई होप कि ऐसा मुझे लगता है कि आपको ये सब पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ छूटा है या आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगली वीडियो बना दूंगा और मैं उसको ज़रूर बताऊंगा, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको जो प्रॉब्लम है वो बता दूंगा। और इसके अलावा आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको भी समझ आ जाए और इसमें जो लिखा है वो आप सब अच्छे से समझ जाए। इसको देख लीजिए 1-2 दिन, तब उसके बाद में ही फॉर्म भरिए, देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, किस पोस्ट पे आप जा सकते हैं, सब कुछ देखने के बाद में तभी अप्लाई करिए, इससे पहले अप्लाई ना करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।